हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि ट्रांसफार्मर है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, इससे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल हमने पढ़ लिया है, डीसी मशीन हमने पढ़ लिया है। मशीन दो प्रकार की होती है, एसी मशीन और डीसी मशीन, जिसमें हमने डीसी मशीन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ट्रांसफार्मर में लगभग 15 लेक्चर हमने लिया है और डीसी मोटर में हमने समथिंग 18 लेक्चर लिया है। तो फ्रेंड्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा कंप्लीट हो गया है, डीसी मशीन आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो है एसी मशीन, जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर को पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग यदि पहली बार चैनल में हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और यदि आपने पुराने लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट करिए, उसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। मैंने जो पढ़ाया है फ्रेंड्स, वो बेसिक टू एडवांस लेवल का मैंने पढ़ाया है आईटीआई के लिए। आईटीआई के किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, लाइक बिजली विभाग हो, डीएमआरसी हो, डीआरडीओ हो, यूपीवीजीसीएल हो, एएलबी हो, इवन आप जो है डीआरडीओ वगैरह या यूपीवीजीसीएल या आप टेक्निकल हेल्पर, किसी भी प्रकार के आप गवर्नमेंट की आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं आईटीआई संबंधित, वो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। साथ में ऐसे विद्यार्थी जो डिप्लोमा किया है जिन्होंने, और वो जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका बेसिक यहाँ से बहुत क्लियर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कई सारे एग्जाम्स में उनके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज क्लास जो है वो आईटीआई डिप्लोमा दोनों के लिए है। यदि आप आईटीआई से आपने इलेक्ट्रिशियन से आपने आईटीआई किया है, कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। साथ में यदि आपने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया है और आप जेई की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपका बेसिक जो है तो यहां से क्लियर होने वाला है। साथ में आपके एग्जाम में बहुत सारे यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स एक नया टॉपिक जो कि है मशीन। दूसरा पार्ट मशीन में हम लोग जो है तो पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मशीन, है ना। मैंने जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था मशीन जो होती है फ्रेंड्स वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक डीसी मशीन और दूसरी होती है फ्रेंड्स एसी मशीन। मैंने ये भी बताया था फ्रेंड्स कि हम डीसी मशीन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि हम लोग डीसी मशीन में जनरेटर पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे मोटर। ओके, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, ठीक है। यहां पे आप डीसी समझ लेना, डीसी लगा लेना, हम डीसी की बात कर रहे हैं यहां पे। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ऑलरेडी हमने मशीन में पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा प्लेलिस्ट में ऑलरेडी लेक्चर डले हुए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स एसी मशीन। एसी मशीन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, नंबर एक हम लोग यहां पे ट्रांसफार्मर पढ़ने वाले हैं। नंबर दो, यहां पे ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थर्ड थ्री फेज इंडक्शन मोटर, नेक्स्ट अल्टरनेटर, नेक्स्ट सिंक्रोनस मोटर। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि हमने अभी केवल डीसी मशीन पढ़ा है। अब वन बाय वन करके हम क्या एसी मशीन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। इस टॉपिक को लेकर के हम लोग चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं आप लोग को कि समथिंग यहाँ पे भी 10 से 15 लेक्चर मान के चलता हूं कि 15 लेक्चर यहाँ पे भी होने वाले हैं ट्रांसफार्मर के, जिसमें हम लोग ए टू जेड आईटीआई इवन डिप्लोमा लेवल का पूरा कवर यहाँ पे करने वाले हैं, जेई लेवल का, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जेई भी यहाँ पे क्लियर होगा। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आप जेई भी यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम जेई लेवल को भी यहाँ पे कवर करके चलेंगे। तो ट्रांसफार्मर का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। समथिंग 12 से 15 लेक्चर होंगे, जिसमें पूरा ट्रांसफार्मर को हम लोग जो है
है तो पढ़ेंगे। अब ट्रांसफार्मर में बता दूं फ्रेंड्स क्या क्या रहेगा। ट्रांसफार्मर में बेसिक डिफिनेशन रहेगी, बेसिक नॉलेज रहेगा इसमें, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे। साथ में टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उनके प्रकार को हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, उसके डायग्राम्स को, है ना, वो सारी चीजें हम लोग लेकर के चलेंगे। तो 12 से 15 लेक्चर में हमारा ट्रांसफार्मर कंप्लीट होगा, है ना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स सिंगल फेज, 3 फेज, अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो हमारी एसी मशीन कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात पूरा मशीन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम को। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। ओके फ्रेंड्स, तो आज क्लास जो है तो क्लास नंबर फर्स्ट है ट्रांसफार्मर की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि ऑल IIT जेईई एग्जाम से रिलेटेड रहने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर क्यों बनाया गया है, ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां पे करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने ट्रेनिंग किया है सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, जो कि है BHL, जो भोपाल में स्थित है। तो मैंने BHL भोपाल से ऑलरेडी 1 ईयर का ट्रेनिंग किया हुआ है, जिसमें मैंने जो है तो कंपनी में जाकर के देखा है कि ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, ट्रांसफार्मर कैसे रेटिंग निकालते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, अल्ट्रा टेस्ट कैसे करते हैं। तो बहुत सारा चीजें आपको जो एक्सपीरियंस है मुझे वहां उस कंपनी का, वो भी मैं आपके साथ में शेयर जरूर करूंगा। साथ में हम लोग कोई डेमो जो है तो ट्रांसफार्मर लेकर के आएंगे, जिसको हम लोग विजुअली आपको उसको कनेक्शन करके बताएंगे कि वो कैसे ऑपरेट होता है और वो कैसे काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो BHL का अनुभव वो भी आपके साथ में जरूर हम शेयर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्लास नंबर 1 ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर को। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं जब, तो ट्रांसफार्मर जो है हमें क्या इंडिकेट करता है, या हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या होती है, हम ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, है ना। तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस है ना। अब ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एक सर्किट से अनदर सर्किट में, है ना, ट्रांसफॉर्म करता है या भेजता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके फ्रेंड्स, ये इसकी डिफिनेशन होती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, है ना, विद्युत को, वोल्टेज को और करंट को ट्रांसफर करती है बिना आवृत्ति चेंज किए हुए। हिंदी में आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमने डिफिनेशन देख लिया ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो हमने देख लिया ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एक सर्किट से अनदर सर्किट में ट्रांसफर करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। साथ में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो आवृत्ति को, पावर को और कोर की फ्लक्स को चेंज कभी भी नहीं करता है। ये चीजें तीनों अनचेंज होती हैं। केवल चेंज क्या होती है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज केवल 2 चीजें होती हैं, वोल्टेज और करंट। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट उसी अनुपात में, उसी रेशियो में कम होगी। यदि हमारी करंट ज्यादा हो रही है तो उसी अनुपात में वोल्टेज हमारा कम होगा। अर्थात हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या वोल्टेज को घटा सकते हैं। जिस रेशियो में वोल्टेज को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में हमारा करंट घटेगा, जिस रेशियो में हम वोल्टेज को कम करेंगे उसी रेशियो में हमारा करंट बढ़ेगा। डिपेंड करेगा फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर। अब ट्रांसफार्मर बना कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें लगी होती है, वो एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। उसमें हम लोग ये देखेंगे फ्रेंड्स, जहां से हम इनकमिंग करंट देते हैं ट्रांसफार्मर को उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस वाइंडिंग की तरफ हम लोड कनेक्ट करते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। अब उसमें हम लोग ये भी देखेंगे फ्रेंड्स अंदर जाकर के कि भैया ट्रांसफार्मर में कॉइलिंग जो होती है वो मोटी पतली होती है, फिर जो कोर होता है वो लैमिनेटेड होता है ना। फिर हम लोग जो है कोर किसका बनाते हैं, उसका थिकनेस क्या होती है, किस प्रकार से बना होता है। तो आपको ट्रांसफार्मर के चैप्टर में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस BHL का भी बताने वाला हूं। साथ में फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे जो है तो एक डीप नॉलेज आपको मिलने वाली है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिनेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, या हम स्टैटिक मशीन बोल सकते हैं, स्थिर मशीन, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक
मशीन है जो वोल्टेज एवं करंट को किसी एक परिपथ से, परिपथ मतलब सर्किट है ना, किसी एक परिपथ से अनदर सर्किट मतलब दूसरी परिपथ में ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब भेजता है ना, दूसरी परिपथ में भेजता है बिना आवृत्ति परिवर्तित है ना, बिना आवृत्ति परिवर्तित किए हुए। ठीक है, इसको मैं दूसरे हिसाब से लिख सकता हूं फ्रेंड्स। दूसरा स्टेटमेंट मैं इसी को लिख सकता हूं इंग्लिश में। हम लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स ही रहेगा पर आपको एकदम सरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एक सर्किट से अनदर सर्किट में ट्रांसफर करता है ना। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एक सर्किट से अनदर सर्किट में ट्रांसफर करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर को बता सकते हैं ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर में, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसफार्मर में घूमने वाला कोई भाग नहीं होता है ना। ट्रांसफार्मर में घूमने वाला कोई भाग नहीं होता है जिस कारण से ट्रांसफार्मर को स्थिर मशीन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है आपने देखा होगा कि दो पोल के बीच में कहीं पे हम लोग जो है तो क्या करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं।
है ना, डीपी के दो डीपी जो हमारी डीपी होती है, दो पोल के बीच में डीपी को फिक्स किया हुआ रहता है, तो आप लोग देखेंगे कि वो घूर्णन नहीं करता। जैसे मोटर होती, जनरेटर होता है, अल्टरनेटर होता है ना, वैसे नहीं घूमता है, वो एक स्थिर होता है ना। ट्रांसफार्मर जहां पे हमने रख दिया वो स्थिर पार्ट होता है, वो स्थिर होता है, वो घूमता नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है जैसे अल्टरनेटर में होता है, मोटर में होता है, जनरेटर में होता है कि भैया वो अंदर पार्ट घूमता है जिसे हम रोटर बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा घूर्णन या कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो रोटेट हो। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्थिर मशीन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्थिर मशीन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है हमने लिख दिया है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है या स्टैटिक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एक सर्किट से अनदर सर्किट में ट्रांसफर करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ओके, जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर पावर, फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स को, फ्लक्स मतलब कोर की फ्लक्स है ना, कोर की फ्लक्स को कभी भी चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, नहीं करता है। इस चीज को आपको नोट डाउन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर ऐसे किन क्वांटिटी को चेंज नहीं करता। तो हम बताएंगे पावर, फ्रीक्वेंसी और कोर की फ्लक्स को ट्रांसफार्मर कभी भी चेंज नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आपको डिफिनेशन मालूम पड़ गया, परिभाषा मालूम पड़ गई है ना। ये घूमने वाला क्यों नहीं हम कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ये किसको किसको चेंज नहीं करता है, तो पावर को, फ्रीक्वेंसी को और फ्लक्स को चेंज कभी भी नहीं करता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके जो है तो डायग्राम की। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो है तो कैसे काम करता है। तो एक हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सर्किट डायग्राम, फिर देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे काम करता है। आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, उसी के आधार पर आगे ट्रांसफार्मर आपको समझ में आएगा। तो यदि आप इस चैनल में हैं और इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्लास को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज क्लास अगर आप मिस करोगे, स्किप करोगे तो अगली क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके। ओके, तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहां पे हम ले रहे हैं, मैं सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पे हम ले रहे हैं फ्रेंड्स कोर। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, कोर हो गई। ठीक, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक ट्रांसफार्मर की फ्रेंड्स कोर हो गई। अब इसको हम जो है तो पत्तियों में, मतलब इसको हम प्लेट, जो हमारी ब्लेड्स होती हैं उस भाग में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि ये काम कैसे करता है। ओके, ये काम कैसे करता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जो है तो देखने वाले हैं। ये मैंने क्या कर दिया, उसका लैमिनेटेड कोर बना दिया फ्रेंड्स। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का बाहर वाला भाग हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम, एक अंदर का इनर कोर बना देते हैं। ये एक इनर कोर बन गया। ठीक है, इसको भी हम लोग पतले पतले प्लेट से फुलफिल कर देते हैं। ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कॉइलिंग कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, कॉइलिंग कर देते हैं। तो जो हमारी कॉइलिंग होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी।
ये हमारी वाइंडिंग एक तरफ की हो गई। ओके फ्रेंड्स, लाइक दिस ट्रांसफार्मर, ये एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपके सामने बन गया है। यहां से हम क्या करेंगे, एक एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, ये हमने एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया। टर्मिनल बना देते हैं, करंट यहां से इंटर कर रही है I1, तो ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया। ठीक है, चूंकि ये हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसमें हम लोग जब प्राइमरी सप्लाई देते हैं, जहां से हम लोग सप्लाई दे रहे होते हैं, इस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। हिंदी में आप बोल सकते हैं प्राथमिक कुंडलन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट दूसरे स्टेप में जाते हैं। यहां पे हम लोग फ्रेंड्स क्या लगा देते हैं, एक लोड लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे हमारा क्या होगा, एक लोड काम करेगा। ये हमने लोड लगा दिया। लोड हो सकता है आपके घर का लोड हो सकता है ना, मशीन का लोड हो सकता है, मोटर का लोड हो सकता है, कोई सा भी लोड हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही हो। ये I2 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या होगा, E1 या V1 हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आउटपुट में V2 या E2 हम बोल सकते हैं। E2 या V2 दोनों सेम है, हम वोल्टेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स की हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये N1 हो गया, मतलब प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स N1 प्राइमरी की तरफ का, और N2 जो हो गया वो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। ठीक है, अब यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, यहीं से हमको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है फ्रेंड्स। तो हम देख लेते हैं कि इस कोर के बीच में क्या होगा, एक जो है तो फ्लक्स फ्लो होगा। ठीक है, ये हमने फ्लक्स बना दिया फ्रेंड्स। ये हमारा जो है तो क्या है, फाई है, जो कि इस रास्ते से क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो यहां मैं बना देता हूं फाई का साइन। ये हमारा फ्लक्स हो गया। अब हमारा जाकर के ट्रांसफार्मर लगभग कंप्लीट बना है फ्रेंड्स। ये हम बाइंडिंग का नाम दे देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, आप आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। बेसिक क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या कोर बनाया है, कोर में दो कॉइल लगा दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी बना दिया है, और यहाँ पे हमने इनपुट सप्लाई दिया है जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं। आप इधर भी सप्लाई दे सकते थे, अगर इधर सप्लाई देते तो प्राइमरी ये बन जाता, सेकेंडरी ये बन जाता। ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्राइमरी सेकेंडरी, डिपेंड करता है कि इधर आप सप्लाई दे रहे हैं। जिधर से आप सप्लाई दे देंगे वो प्राइमरी बन जाएगा, जिधर से आउटपुट मिलेगा वो हमारा सेकेंडरी बन जाएगा। अब वोल्टेज कम ज्यादा कैसे होगा, डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ वाइंडिंग पर। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया E1 है ना, ये हो गया E2। हम इसको जो लोड के टाइम में जो हमारे को मिलेगा फ्रेंड्स, इसको हम V2 बोल सकते हैं। और जो हम करंट के साथ में यहाँ पे दे रहे हैं फ्रेंड्स, वो हमारा हो गया V1। तो करंट यहाँ पे हमको क्या मिल रही है, I1 V1 एंटर कर रही है, I2 V2 हमको लोड में मिल रहा है। लेकिन जो इसके आसपास जो हमें क्या होगा, एक करंट वोल्टेज डेवलप होगा जिसको हम लोग ने दिया है यहाँ पे नाम E1 और E2, N1 और N2 ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स का जो है तो नंबर है ना। नंबर 1 मतलब जो है तो प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, N2 मतलब सेकेंडरी की हम बात कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके वर्किंग को। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, कोर हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा कोर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये फ्लक्स हमारी हो गई फाई, ये जो है तो फ्लक्स हो गई। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, सब हो गया। लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर, ये हमारा जो है, ये जो हमारा है ये है लैमिनेटेड मैग्नेटिक कोर। ठीक है, जिसमें लैमिनेशन किया हुआ है।
अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि ये कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी कैसे बन जाता है, स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे बन जाता है, तो वो सारी चीजें हम आज की इस बेसिक क्लास में देखने वाले हैं। तो अब हम बताता हूं फ्रेंड्स कि इसमें काम कैसे होता है। देखो होगा क्या फ्रेंड्स, होगा क्या, मैं आपको एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, इसमें बता देता हूं, फिर उसमें बताऊंगा आप लोग को। यहां पे आप जरा देखना, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमारा कोर हो गया, ये हमने प्राइमरी सेकेंडरी दे दिया। बेसिक समझने के लिए मैंने पहले यहां डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा जो है तो एसी सप्लाई हो गया, यहां से हमारा करंट I1 V1 जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे हमें क्या मिलेगा, I2 और V2 मिलेगा, ठीक है। सेम डायग्राम वहां पे बना है, सेम यहां पे हो गया, ये N2 हो गया फ्रेंड्स, ये N1 हो गया। अब हम यहां पे बात करें तो E2 हमें मिल रहा है और यहां पे हमें कोई क्या बन रहा है, E1 बन रहा है। यहां से हमारी फ्लक्स क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अब देखो मैं आप लोग को यहां पे भी बताऊंगा, पहले यहां पे आप समझ लो। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर होता क्या है कि जैसे हम यहां से करंट इंटर कराते हैं, जैसे करंट हम यहां पे इंटर कराते हैं, तो करंट जब इंटर करती है तो क्या होता है, सबसे पहले उसकी कॉइल में, जो उसकी कॉइल होती है फ्रेंड्स, उस कॉइल में करंट प्रवाहित होती है। करंट कॉइल को कट करती है तो उसमें क्या होता है, एक सेल्फ इंडक्शन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, सेल्फ इंडक्शन होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। मतलब सेल्फ इंडक्शन होना मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि फैराडेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी कॉइल में अगर आप करंट प्रवाहित कराएंगे तो कॉइल का गुण होता है वो करंट का अपोज करती है, लेकिन करंट को रोक नहीं पाती है, उसके समय में परिवर्तित हो जाता है, समय में परिवर्तन करती है। अगर करंट के मान में या करंट के समय में परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, तो उस कॉइल में भी एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, E1 बोलते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले करंट हम देंगे, करंट जाएगी, पहली कॉइल को कट करेगी, मतलब इस कॉइल को कट करेगी, इसमें क्या बनेगा फ्रेंड्स, यहां पे एक जो है तो नया फ्लक्स बनेगा। करंट वोल्टेज जाएगा, इंटर करेगा, इस कॉइल में प्रवाहित होगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, एक फ्लक्स बन जाएगा। और जहां फ्लक्स बनता है फ्रेंड्स, वहां पे सेल्फ इंडक्शन होता है, और उस सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, वहां पे एक E1, वहां पे एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है। नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारी जो फ्लक्स बनती है ना, वो फ्लक्स क्या करती है कि किसी भी अदर डिवाइस में, कहने का मतलब ये है कि जैसे इस पार्ट में हमारा सेल्फ इंडक्शन हो गया, ठीक है, इस पार्ट में हमारा सेल्फ इंडक्शन हो गया, यहां पे हमारी फ्लक्स बन गई, लेकिन अगर उसके नियर बाई, अगर उसके पास में कोई क्या करे, दूसरी कॉइल रख दे फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि वो लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, लिंक करके कहां पे जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स जाकर के लिंक करके जाएगा और उसको कट करेगा, तो उसमें क्या बनेगा, एक नया करंट वोल्टेज बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और डिपेंड करेगा फ्रेंड्स इसके नंबर ऑफ वाइंडिंग पर, नंबर ऑफ वाइंडिंग ज्यादा होंगी तो वोल्टेज ज्यादा बनेगा, नंबर ऑफ वाइंडिंग कम होगी तो वोल्टेज कम बनेगा। अगर यहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा बन रहा है तो प्राइमरी में करंट हमारी क्या होगी, है ना, इनकमिंग करंट वोल्टेज है, तो यहां पे हमारी सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा बन रहा है, मतलब करंट क्या होगी फ्रेंड्स, कम होगी, ठीक है। हम स्टेप डाउन कर रहे हैं कि स्टेप अप कर रहे हैं, डिपेंड करेगा किसमें, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर। चलो अब मेन डायग्राम में आते हैं फ्रेंड्स। ये जो है तो इसलिए मैंने बनाया था कि उसमें आपको समझ में आए, प्री थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि कहानी क्या है एक्चुअली में। देखिए आप समझते हैं फ्रेंड्स, इसमें ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर में क्या क्या है, सबसे पहले हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, इधर से सप्लाई दे रहे हैं, मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, इधर हमारे पास में दूसरी वाइंडिंग हो गई, दोनों एक ही कोर में क्या है, लैमिनेटेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, V1 I1 करंट जाएगा, जैसे हमारा करंट गया, जैसे V1 I1 जैसे करंट गया कहां पे फ्रेंड्स, कॉइल में, जैसे कॉइल में करंट प्रवाहित होगा और इस कॉइल को कट करेगा, मतलब जो हमारी करंट है इसमें प्रवाहित जैसे होने लगेगी, जैसे इसमें प्रवाहित होने लगेगी तो क्या होगा, ये कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल है, इस वजह से क्या होगी फ्रेंड्स, ये करंट के फ्लो का अपोज करेगी, ठीक है, किसका, करंट के फ्लो का अपोज करेगी। तो उसमें क्या होता है, उस कारण से क्या होता है, करंट के प्रवाह में डिले होता है, देरी होता है, जिस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि इस कंडक्टर में या इस कॉइल में एक फ्लक्स बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स, एक फ्लक्स बन जाता है, और उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, इस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यहां पे जो बन रहा है उसे हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ये यहां पे क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो फ्लक्स बन गया, जहां पे फ्लक्स बन जाता है, जिस कॉइल में फ्लक्स बन जाता है फ्रेंड्स, वहां पे क्या होता है, एक नया करंट वोल्टेज भी बन जाता है,
फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास क्या है, ये कोई कॉइल है, ठीक है, ये कोई कॉइल है फ्रेंड्स। यहां पे हम लोगों ने क्या दिया, प्लस माइनस वोल्टेज दिया, ये हमारी कॉइल है। अब क्या करेगी, अब देखना सेल्फ इंडक्शन कैसे हो रहा है। तो सेल्फ इंडक्शन यूं हो रहा है फ्रेंड्स कि यहां से हमारा प्लस से करंट निकल करके जाएगी I1, है ना, ये करंट हमारी जा रही है। तो क्या होगा, जैसे करंट इसमें कॉइल में प्रवाहित होगी तो कॉइल का काम क्या होता है फ्रेंड्स, इंडक्टेंस काम क्या होता है कि करंट का अपोज करना, विरोध करना। प्रतिरोध का काम क्या होता है, वोल्टेज को ड्रॉप कराना, लेकिन इंडक्टेंस का क्या काम होता है, करंट को रोकना, अपोज करना, विरोध करना। उस कारण से क्या होता है फ्रेंड्स कि करंट के प्रवाह में थोड़ा सा डिले हो जाता है, टाइम, है ना, समय में क्या होता है, परिवर्तन होता है, समय में देरी होती है, जिस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे समय परिवर्तन हुआ तो इस कॉइल के चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिज्म बन जाएगा। इसके चारों तरफ क्या होगा फ्रेंड्स, एक चुंबकत्व का गुण मिल जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉइल में अगर आप करंट दे रहे हो तो उसमें एक फ्लक्स बनेगा, और अगर फ्लक्स वहां पे बना है फ्रेंड्स तो यहां पे क्या बनेगा, ईएमएफ बन जाएगा, मतलब वोल्टेज बन जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं यहां पे E1, ठीक है। आगे समझ में, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब ही है कि किसी भी कॉइल में यदि आप करंट वोल्टेज दोगे और करंट वहां पे फ्लो होगी फ्रेंड्स, तो करंट के समय में डिले होगा, जिस वजह से वहां पे एक नया फ्लक्स क्रिएट हो जाता है, एक नया फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है या बन जाता है, बिकॉज ऑफ टाइम डिले के कारण, है ना। किसके कारण, करंट के समय परिवर्तन होने के कारण उस कॉइल में इंडक्टेंस जो है, तो इंडक्टेंस होने के कारण क्या होता है, वहां फ्लक्स बन जाता है, और जहां फ्लक्स बनता है फ्रेंड्स वहां पे क्या होती है, करंट बन जाती है। अब मैं बात करूं कि मेरे पास में क्या है फ्रेंड्स, मेरे पास में क्या है कि अगर मेरे पास में केवल कॉइल है, अब मैं करंट नहीं दे रहा हूं, तो यहां पे क्या करूं, करंट मेरे पास नहीं है तो मैं NS, अगर मैंने यहां पे क्या किया फ्रेंड्स, इस कॉइल में क्या किया मैंने कि यहां पे चुंबकत्व को गुणा दे दिया। अब मैं आपको बता दूं, कहीं भी कॉइल है अगर उसमें चुंबक दोगे तब भी वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और अगर मैग्नेटाइज हो गया तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे ईएमएफ बन जाएगा, मतलब करंट वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म देने के कारण। यदि आपके पास मैग्नेटिज्म नहीं है तो आप करंट दे दो ना, करंट दे दोगे तो उस कॉइल में भी क्या होगा, फ्लक्स बन जाएगा, फ्लक्स बनेगा तो वहां पे एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स पूरा जो है तो सेल्फ इंडक्शन। अभी हम म्यूचुअल इंडक्शन भी देखने वाले हैं आगे। तो होगा क्या कि जैसे हमने एसी सप्लाई दिया, करंट वोल्टेज अंदर गई, इस कॉइल को कट किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लक्स बनेगा। वो फ्लक्स क्या करता है फ्रेंड्स, वो फ्लक्स क्या करता है कि एक नया करंट वोल्टेज बना देता है, जिसे हम बोलते हैं E1 के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे एक नया करंट वोल्टेज बन गया। साथ में फ्रेंड्स क्या होगा कि वो फ्लक्स लिंक करके कहां पे जाएगा फ्रेंड्स, वो फ्लक्स लिंक करके कहां पे जाएगा, वो लिंक करके जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब देखना क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि आपके पास में अगर चुंबक है और अगर आप किसी कॉइल में दे रहे हो तो वहां पे भी नया करंट वोल्टेज बन जाता है। तो यहां पे क्या होगा कि जितनी क्वांटिटी में जितना ज्यादा करंट आएगी और जितनी ज्यादा इसमें कॉइल होगी उतना ज्यादा इसमें क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा, ठीक है। डिपेंड करेगा उसके करंट पर। तो करंट जितनी ज्यादा दोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा वहां फ्लक्स बनेगा, और वो फ्लक्स क्या करेगा फ्रेंड्स, लिंक करके सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, और सब जब सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा, समझना, जब हमारा फ्लक्स क्या करेगा फ्रेंड्स, प्रवाहित होकर के कहां पे जाएगा, फ्रेंड्स सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक फ्लक्स बनेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे फ्लक्स क्या फ्रेंड्स, Φ2। यहां पे हमारा Φ1 बन गया है, ये हमारा फ्लक्स क्या बन जाएगा, Φ2, और इस फ्लक्स के कारण यहां पे क्या होगा, एक नया करंट वोल्टेज बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे E2। आ गया समझ में। अब मैं आपको सेल्फ इंडक्शन के साथ म्यूचुअल इंडक्शन भी समझा देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स क्या होगा, जब किसी कॉइल में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहां पे हम देखना कि जब हम किसी कॉइल में करंट देते हैं और करंट हमारी जाती है कहां पे, मान लो कि इस कंडक्टर को कट कर रही है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले फ्लक्स बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अब क्या होगा कि यहीं पे पास में हम क्या करें, एक कॉइल ऐसी रख दें जो अनचार्ज हो, अनचार्ज मतलब जिसमें कोई सप्लाई ना हो। देखो इसमें हमने करंट वोल्टेज दिया, इसमें करंट गई, इंडक्टिव कॉइल होने के कारण वो क्या करी, करंट का अपोज करी, करंट के परिवर्तन के कारण उस वाइंडिंग में क्या हुआ, एक फ्लक्स बन गया।
फ्लक्स बनेगा तो यहाँ करंट वोल्टेज बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये फैराडेज लॉ के हिसाब से है। फैराडे का नियम कहता है कि किसी भी कॉइल में यदि आप करंट प्रवाहित कराते हो तो उसमें करंट जाती है तो इंडक्टिव कॉइल क्या करती है, करंट के टाइमिंग में करंट का समय परिवर्तन करती है, जिसकी वजह से वहां पे एक नया फ्लक्स बन जाता है और अगर फ्लक्स बनेगा तो वहां पे करंट वोल्टेज बन जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो फ्लक्स बन गई ना फ्रेंड्स, उसके पास में अनचार्ज बॉडी, अगर हमारे पास में सेल्फ इंडक्शन हो गया फ्रेंड्स और उसके पास में जब यहां फ्लक्स बन रही है, अब फ्लक्स क्या होती है ये भी देख लो। तो फ्लक्स कैसे बनती है, कैसे काम करती है फ्रेंड्स, ये भी देख लो आप, ठीक है। तो ये हमारी फ्लक्स हो गई। तो क्या होगा, ये जो फ्लक्स है ना, इनकी कुछ जो है तो बल रेखाएं होती हैं, ये क्या करेंगी, अपने आसपास के एरिया को क्या करती हैं, कवर करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, आसपास एरिया को कवर करती हैं। तो ये एन से निकल करके एस की ओर क्या होंगी, जाएंगी। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, जब एन से निकल करके एस की ओर जाएंगी, है ना, एन से निकल करके एस की ओर जाएंगी, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि यहां से हम देख रहे होंगे ऐसा निकल करके जा रही होंगी। अब कोई भी अनचार्ज, कोई भी ऐसी कुंडली या वाइंडिंग जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल तार है और कुंडलित है, उसके पास में रखोगे तो क्या होगा कि यार जो अपनी फ्लक्स है फ्रेंड्स, ये एन से निकल करके एस की ओर जाएंगी, तो क्या होगा, एन से निकल करके डायरेक्ट कहां पे चली जाएंगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में चली जाएंगी और सेकेंडरी वाइंडिंग को जाकर कट करेंगे। तो यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे phi2 के कारण क्या होगा, यहां पे ईएमएफ बन जाएगा, है ना, यहां पे भी करंट वोल्टेज बन जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब यहां पे आप समझना है, अब सेल्फ इंडक्शन ये हो गया जहां पे हमने करंट दिया, यहां पे फ्लक्स बना, उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। इसी फ्लक्स के कारण जाकर के वहां पे एक नया फ्लक्स बनाना और वहां पे नया करंट वोल्टेज बनाना। इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन यहां से फ्लक्स गया और फ्लक्स उसको जाकर के कट किया, मतलब उसमें प्रवाहित हुआ, उसके कारण उस कुंडली में एक नया फ्लक्स बना, जिसके कारण वहां पे एक नया करंट वोल्टेज बना। इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या हो रहा फ्रेंड्स, तो यहां पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। अब देखना, अब पूरी कहानी को एक बार समझ लो। आई होप समझ में आ गया होगा, पर मैं एक बार फिर समझा देता हूं। ट्रांसफार्मर में होता क्या है फ्रेंड्स कि हम जहां से करंट देते हैं उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, जहां पे हमें लोड में रिसीव होता है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। प्राइमरी करंट में V1 I1 पहले हम करंट वोल्टेज देते हैं, करंट वोल्टेज अंदर जाता है, कुंडलित को कट करता है, तो वहां पे एक फ्लक्स बनता है ना, किसके कारण, सेल्फ इंडक्शन होने के कारण। वहां पे क्या होता है, करंट वोल्टेज जाता है और जब कॉइल में प्रवाहित होता है तो कॉइल क्या करती है, करंट के प्रवाह में रुकावट डालती है, जिसके कारण उसमें टाइम डिले होता है। वहां पे उस कारण से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ्लक्स बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी साइड में सेल्फ इंडक्शन। वो फ्लक्स क्या करता है, बाद में धीरे धीरे क्या करता है फ्रेंड्स, बाद में वो क्या करता है, फ्लो होता है, ठीक है, अपने पाथ में फ्लो होता है। तो वो जाकर के कहां पे कट करता है, लिंक करके जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग प्रवाहित होता है। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित होता है फ्रेंड्स, तो क्या करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक नया करंट नया फ्लक्स बना देता है, जिसके कारण से इस वाइंडिंग में भी एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है, जो कि आउटपुट में हमें I2 और V2 के रूप में मिलता है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है और ज्यादा है तो स्टेप अप स्टेप डाउन कब होगा, मैं आपको बोलूं, मान लो यहां पे मानता हूं कि यहां पे कुंडलित की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है, यहां पे कुंडलों की संख्या कितनी है, 5 है, और यहां पे कितनी है, 8 है या 10 है, 5 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन जिस रेशियो में वोल्टेज को बढ़ाएगा उसी रेशियो से करंट को क्या करेगा फ्रेंड्स, कम करेगा। आउटपुट में हमें वोल्टेज तो ज्यादा मिलेगा लेकिन आउटपुट में हमें करंट कम मिलेगी। ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वही में हम बात करें फ्रेंड्स कि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे पास में मात्र जो है तो 8 ही हैं, लेकिन हमने क्या किया, प्राइमरी में हमने क्या कर दिया, 12 कुंडली कर दिया, 8 से ज्यादा कर दिया हमने। तो जब प्राइमरी में ज्यादा कुंडली हो जाएंगी तो फिर यहां पे सेकेंडरी में क्या होगा, कुंडली ज्यादा कम होने के कारण वोल्टेज क्या होगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा। तो यहां पे वोल्टेज कम होगा, उसी अनुपात में करंट हमारी यहां पे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा स्टेप अप स्टेप डाउन क्यों होता है। वजह होती है सिर्फ कुंडलित,
वोल्टेज को आपको घटाना बढ़ाना है ना, तो आप क्या करिए, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज्यादा कर दीजिए। अगर हम जहां से करंट दे रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जहां हम करंट ले रहे हैं फ्रेंड्स वहां पे हम देखेंगे कि सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स कम है। कंपेयर करेंगे प्राइमरी से, अगर प्राइमरी के कंपैरिजन सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है मतलब वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है मतलब वोल्टेज कम मिलेगा। उसी अनुपात में जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में करंट हमारी कम होगी, उसी अनुपात में जिस अनुपात में करंट वोल्टेज कम होगा उसी अनुपात में हमारी करंट बढ़ करके मिलेगी। अब क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर हम स्टेप अप करेंगे, ध्यान देना, अगर हम स्टेप अप करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे जो यहाँ पे वायर है, जो हमारे यहाँ पे क्या है, कुंडलित है, वो क्या होगी, मोटी होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, मोटी होगी मतलब थिक होगी। ठीक है, क्या होगी, थिक होगी। अगर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी स्टेप डाउन करेंगे, अगर हम स्टेप डाउन करते हैं तो हमारी जो स्टेप डाउन करते हैं तो हमारी जो ये वाइंडिंग होगी, कुंडलित होगी, जब वोल्टेज को हम कम करते हैं फ्रेंड्स हमें करंट ज्यादा चाहिए होती है। अगर करंट हम ज्यादा ले रहे हैं तो हमारी जो वाइंडिंग होगी क्या होगी, मोटी होगी। वही में हम बात करें फ्रेंड्स, अगर हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, ये स्टेप डाउन की बात हो रही है, स्टेप डाउन, ये स्टेप डाउन की कंडीशन में। अगर स्टेप अप की हम बात करें फ्रेंड्स, जब स्टेप अप करना है हमें तो फिर इसकी जो वायर होगी क्या होगी, थिन होगी। क्या होगी, थिन होगी मतलब पतली होगी। ठीक है, क्या होगी, पतली होगी। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि N1 और N2 इन दोनों में कंपैरिजन करना है। अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में N2 की ज्यादा है तो हमारी जो कुंडलित होगी क्या होगी, थिन मतलब पतली होगी, तो वहां पे स्टेप अप होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। अगर हमारा N2 सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो उसकी जो तार होगी, जो उसकी कुंडली होगी वो मोटी होगी और उसमें वोल्टेज कम होगा। उसी अनुपात में वोल्टेज के साथ में करंट कम ज्यादा होती है। आई होप आपको ये पूरा प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और वहीं भी हम बात करें कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है अल्टीमेटली फ्रेंड्स, सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है, हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दो प्रकार का होता है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। वो दोनों चीजें यहां पे हो रही है। प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा था। हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे करता है काम, है ना, काम करता है। साथ साथ में जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कुछ देख लेते हैं। डायग्राम आप लोग बना लेना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जिधर आप करंट दोगे उधर प्राइमरी होगा, जिधर से आप लोड लोगे उधर सेकेंडरी होगा। अब मैं इधर से अगर सप्लाई दे दूं तो ये प्राइमरी बन जाएगा और ये इधर का सेकेंडरी बन जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा स्टेप अप स्टेप डाउन कब होगा, वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा कम, तो हम बात करेंगे सेकेंडरी, जहां पे लोड है उधर नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा होना चाहिए। अगर टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी के कंपेरिजन में तो स्टेप अप होगा, टर्न्स कम है तो स्टेप डाउन होगा। टर्न्स जब ज्यादा है और स्टेप अप हो रहा है तो पतली वाइंडिंग होगी, नंबर ऑफ कॉइल जो होगी वो पतले तारों की होगी। अगर हम बात करें इसको कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम है तो फिर अगर वहां पे वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है तो वहां पे तार जो होगी, कॉइल जो होगी वो मोटे तार की होगी। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये कोर जो होती है फ्रेंड्स ये लैमिनेटेड होती है ना, ये कोर क्या होती है, लैमिनेटेड होती है। और किसकी बनी होती है तो हम बात करेंगे सिलिकॉन स्टील की बनी होती है और साथ में हम इसको क्या करते हैं, लैमिनेटेड करते हैं। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इस जो ये हमारी जो ब्लेड्स हैं, ये जो पत्तियां हैं फ्रेंड्स, उनकी जो मोटाई होती है ना, वो जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है। तो हम बात करेंगे कि ये जो होती है ना ये 0.35 mm की होती है 50 हर्ट्ज के लिए। कितने, 50 हर्ट्ज के लिए इनकी थिकनेस जो होती है वो इतनी होती है। अगर हम वही भी बात करें 25 हर्ट्ज के लिए तो 25 हर्ट्ज के लिए जो है तो फ्रेंड्स क्या होगा, 0.5
0.50 mm की जो है तो यहाँ पे प्लेट हम जो है तो यूज करते हैं। वो सारी चीजें मैं अभी 1 by 1 करके पॉइंट्स आपको लिखवाने वाला हूं और आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे समझाने वाला हूं। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, इस चीज को मैं कई बार समझाऊंगा फ्रेंड्स। अभी हम जितने बार ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कॉइल कम है, इसमें ज्यादा है, मतलब स्टेप अप है, इसमें कॉइल नंबर ऑफ कॉइल कम ज्यादा है और इसमें कम है तो स्टेप डाउन है। तो मैं स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के टाइप्स में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर के प्रकार, तो उसमें हम और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है यहाँ पे, और भी हम लोग इस डायग्राम को हम कई बार बनाएंगे और एक बार लास्ट में क्या करूंगा फ्रेंड्स, पूरे बोर्ड में पूरा जो है तो ट्रांसफार्मर का डायग्राम ही ड्रॉ कर दूंगा, जिसमें हम लोग लगाएंगे विदर कहाँ पे होता है ना, एयर जो कूलिंग होती है कहाँ पे होती है, स्टैंड कहाँ पे होता है, फिर हम लोग देखेंगे उसमें की जो है तो बुशिंग कहाँ पे होती है, अंदर कॉइलिंग कैसे होती है, ऑयल कितना भरा जाता है, ऑयल का नाम क्या होता है, वो कितना जो है तो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, कूलिंग कैसे करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहेंगी जो कि आप लोग को यहाँ पे सीखने को 1 by 1 करके मिलने वाली है। तो आगे फ्रेंड्स हम लोग ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो कि लेक्चर नंबर जो है तो अभी ये फर्स्ट है ना। आगे जितने भी लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग डिटेल में ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसके बेसिक पॉइंट्स को और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम पूरा ड्रॉ किया हूं फ्रेंड्स, आप इसको जो है तो शुरू में इसको पॉज करके रोक करके है ना, और क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको बढ़िया जो है तो डायग्राम अपने नोट्स में ड्रॉ कर लेना। आप क्या करिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ में अपने नोट्स को मेंटेन करते चलिए। अपने हाथ से बनाई हुई नोट्स का पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। यदि आप अपने हाथों से लिखोगे, अपने हाथों से इस नोट्स को बनाओगे फ्रेंड्स, तो आपका सबसे पहले तो क्या होगा कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। साथ में जो अपने से हम लिख करके नोट्स बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। दूसरा उसका बेनिफिट ये है कि जब हम अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें पढ़ने में मज़ा भी आता है और आसानी से उसको बहुत जल्दी रिवाइज भी कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग यदि नोट्स मेरे साथ बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं, चूँकि आपको पढ़ने में आसानी भी होगी और मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। तो अभी हमने परिभाषा देख लिया फ्रेंड्स कि हम ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है ना। हमने ये देख लिया कि क्या क्या चेंज करता है, क्या नहीं करता है। तो पावर, फ्रिक्वेंसी और कोर के फ्लक्स को चेंज नहीं करता है, बाकी वोल्टेज करंट को क्या करता है, कम ज़्यादा करता रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स को 1 by 1 करके, ठीक। तो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। अब हम सारे इसके पॉइंट्स को जो है तो 1 by 1 करके डिस्कस कर लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। इसमें जो है तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये ट्रांसफार्मर घूम ही नहीं रहा है तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, ना के बराबर होगा, है ना। तो लिख लेते हैं लिख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें घर्षण या यांत्रिक मतलब मैकेनिकल या यांत्रिक हानियां नहीं होती हैं, क्यों, क्योंकि ये घूमता ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं होती है, इसलिए इसकी दक्षता 98% होती है। फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम में ये पहला जो है तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो आपको बताना है 98%। आइडियल ट्रांसफार्मर भी होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कोई लॉस ही नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करेंगे जनरली, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता बताइए कितनी होती है, तो हम बताएंगे 98%। क्यों होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें घर्षण या यांत्रिक हानियां नहीं होती हैं। फ्रिक्शन लॉस और मैकेनिकल लॉस ना होने के कारण इस ट्रांसफार्मर में जो दक्षता होती है, ये ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है फ्रेंड्स, वो अधिकतम होती है, सभी मशीनों से ज्यादा होती है, 98% होती है। 98% किसी की भी नहीं होती है, ना अल्टरनेटर, ना मोटर, ना सिंक्रोनस मोटर, ना कोई सी मशीन हो, इतनी हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज्यादा जो अगर दक्षता होती है वो होती है किसकी,
हमारे ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 98% होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके प्रिंसिपल को। तो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहीं पे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अन्योन प्रेरण के सिद्धांत मतलब होता है प्रिंसिपल, है ना। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आप लोग को ध्यान में रखना है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल मिला के ऑल पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट। आज के जो लेक्चर है इसमें सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, कोर लगाते हैं। तो कोर लेमिनेटेड होती है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है, क्यों, उससे क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो एडी करंट लॉस होता है, जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, वो क्या होता है, कम होता है। और अच्छी क्वालिटी का हम क्या करेंगे, उसमें कोर लगाएंगे तो क्या होगा कि वो एक लो रिलेक्टेंस का पाथ प्रोवाइड कराएगा, जिससे हमारी फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, उस कोर में प्रवाहित होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बोलता हूं फ्रेंड्स। कुछ चीजें मैं नहीं लिखवा पाता हूं, जो बोल देता हूं ना उसको आप नोट डाउन कर लेना। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि हमारा जो कोर होता है ना, वो अच्छा कोर होने की वजह से सिलिकॉन स्टील का बना होता है, लेमिनेटेड होता है, इस वजह से वो क्या करता है, लो रिलक्टेंस का मार्ग प्रोवाइड करता है, अर्थात फ्लक्स को ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, फ्लो कराने के लिए इजी रास्ता प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन वाली कोर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर का उपयोग करते हैं, लेमिनेशन वाली कोर का उपयोग करते हैं, जिसकी थिकनेस मतलब मोटाई, है ना, जिसकी मोटाई आवृत्ति पर मतलब फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। यह आप लोग ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का, है ना, सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड वाली कोर का उपयोग करते हैं, जिसकी मोटाई आवृत्ति पर निर्भर करेगी। जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि जो हमारा 50 हर्ट्ज होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसके लिए जो थिकनेस होती है किसकी, कोर की, वो 0.35 होती है। वहीं पे हम अगर फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, आधा कर दें, 25 हर्ट्ज कर दें, तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, 0.50 हो जाएगा, मतलब 0.50 mm हो जाएगा, 0.50 mm हो जाएगा। तो सिलिकॉन स्टील जो बना होता है वो लेमिनेटेड
कनेक्टेड होता है कोर, और उसकी जो थिकनेस होती है डिपेंड करेगी आवृत्ति पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और हम लोग देख लेते हैं। अब आवृत्ति बढ़ने पर लैमिनेटन की मोटाई क्या होती है, बढ़ जाती है, ये भी देख लेते हैं। आवृत्ति के बढ़ने पर कोर की मोटाई भी बढ़ जाती है, घट जाती है, लाइक हम बात करें उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि 25 हर्ट्ज के लिए क्या फ्रिक्वेंसी रहेगी, तो 25 हर्ट्ज के लिए जो फ्रिक्वेंसी होने वाली है वो 0.50 mm होगी। तो वहीं पे हम बात करें 50 हर्ट्ज के लिए, तो क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्ज के लिए 0.35 mm हो जाएगी। मतलब क्या हो गया कि अगर आवृत्ति बढ़ी, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर HZ आवृत्ति बढ़ेगी, है ना, आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, तो जो थिकनेस होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी। ठीक है, थिकनेस क्या होगी जो है तो कम हो जाएगी। ठीक है, आवृत्ति घटने पर थिकनेस क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद में रखना है ना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में सामान्यतः पत्तियों की मोटाई 0.27 mm से 0.25 mm तक 50 हर्ट्ज के लिए 50 हर्ट्ज के लिए उपयोग करते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो 50 हर्ट्ज के लिए फ्रिक्वेंसी होती है स्टैंडर्ड वो 0.35 होती है, लेकिन हम क्या करते हैं जनरली कि ट्रांसफार्मर में सामान्यतः मतलब जनरली पत्तियों की मोटाई हम 0.27 mm से 0.25 mm तक ही जो है तो रखते हैं। अधिकतम ये मान के चलो आप 0.35 है ना, 0.27 mm से 0.35 mm तक जो है तो 50 हर्ट्ज के लिए हम क्या करते हैं जो है तो जो पत्तियों की मोटाई होती है वो रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोर पर, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में कोर पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा कि एक भी पॉइंट मिस मत करना, आप जरूर इसको लिखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर में कोर पर इंसुलेशन लगाकर दो वाइंडिंग लगाते हैं जिसे सप्लाई देते हैं है ना, दो वाइंडिंग लगाते हैं जिसे सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, एवं जहां लोड जुड़ा होता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आप लोग को जो है तो याद रखना है। क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर में कोर पर इंसुलेशन लगाकर दो वाइंडिंग लगाते हैं, जिसे सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, है ना, प्राइमरी वाइंडिंग, एवं जहां लोड कनेक्ट होता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इस चीज को आप लोग जो है तो ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर दोनों वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से ट्रांसफार्मर में, यहां पे लिख लेना, ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं तथा, है ना, इलेक्ट्रिकल रूप से क्या होती है, इंसुलेटेड होती हैं तथा एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिकली क्या होती हैं, एक दूसरे से मैग्नेटिकली जुड़ी होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, यहां पे आप लोग देख लेना, एक दूसरे से, है ना, ये थोड़ा सा अच्छे से लिखा नहीं गया था। तो क्या कहता है फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में कि ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं तथा एक दूसरे से क्या होती हैं, मैग्नेटिकली रूप से जुड़ी होती हैं। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये हमारी क्या हो गई, दो कॉइल हो गई। ये हमने क्या किया, दो कॉइल किया, ये हमारे पास में दो कॉइल हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये पी हो गई है, एस हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी। ये आपस में फ्रेंड्स क्या होती हैं, फ्लक्स से जुड़ी होती हैं। ये आपस में फ्लक्स से एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, लेकिन विद्युत रूप से क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये इंसुलेटेड होती हैं। क्या होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं। मतलब इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है कि विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात ये एक दूसरे से अलग अलग भाग होता है इलेक्ट्रिकल में। करंट हम कहां तक देते हैं, तो करंट हम सिर्फ इतना देते हैं, तो करंट यहां पे रह जाता है, करंट वहां पे नहीं जाता है। करंट यहां पे क्या होता है, अलग से बनता है। मतलब करंट प्राइमरी में देते हैं, सेकेंडरी में करंट नहीं जाता, करंट केवल प्राइमरी में ही रहता है। यहां जो फ्लक्स बनता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, फ्लक्स लिंक करके वहां पे जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो विद्युत रूप से अलग होती हैं, मतलब विद्युत रूप से वो इंसुलेटेड होती हैं, लेकिन वो मैग्नेटिकली, मतलब चुंबकीय रूप से वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। कैसे, ये हमने बता दिया कि फ्लक्स क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी में जाता है ना। तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, दोनों वाइंडिंग क्या होती हैं फ्रेंड्स, आपस में इलेक्ट्रिकल रूप से इंसुलेटेड होती हैं, मतलब विद्युत रूप से उनका कोई मिलन नहीं होता, नहीं जुड़ी होती हैं वो, बल्कि क्या होती है, चुंबकीय रूप से एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोट डाउन कर लेना अपनी नोट्स में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, मैं इसलिए ऑल लिख दिया हूं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ओके, इरेज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। आयरन की कोर चुंबकीय
आयरन मतलब जो हमारी कोर होती है फ्रेंड्स किसकी होती है, कुल मिला के कास्ट आयरन की बनी होती है ना, लोहे की बनी होती है, कास्ट आयरन का जो है तो ब्लेड होती है। तो हम क्या कह रहे हैं, आयरन की कोर चुंबकीय फ्लक्स को लो रिलक्टेंस का मतलब होता है, जैसे हम बात करें करंट को प्रतिरोध जो होता है वो क्या करता है, ड्रॉप कराता है, या हम ये कह सकते हैं कि करंट के प्रवाह में विरोध करता है कौन, प्रतिरोध। वैसे ही फ्लक्स के प्रवाह को कौन विरोध करता है फ्रेंड्स, फ्लक्स रिलक्टेंस करता है। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी करंट है, इस रास्ते से करंट हमारी जाएगी तो यहाँ पे विरोध कौन करेगा, प्रतिरोध। वैसे ही फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इस कॉइल से जो फ्लक्स है लिंक करके अनदर कॉइल में जाएगी तो यहाँ पे क्या होता है, कोर होता है। उस कोर में क्या होता है, वो कोर किसका होता है, आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये हम ऐसा रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी फ्लक्स क्या करे, लिंक करके जाए। तो हम ये कहेंगे कि जैसे करंट का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है, वैसे ही फ्लक्स का कौन विरोध करता है फ्रेंड्स, रिलक्टेंस करता है। कौन करता है, रिलक्टेंस करता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो क्या कह रहे हैं हम कि आयरन की कोर चुंबकीय फ्लक्स को लो रिलक्टेंस का है ना, लो रिलक्टेंस का मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, ध्यान रखना आप कि जो हमारा कोर होता है वो कास्ट आयरन का होने के कारण वो क्या करता है, लो रिलक्टेंस मतलब रिलक्टेंस को कम कर देता है, जिससे एक अच्छा रास्ता मिल जाता है फ्लक्स को प्रवाहित होने का। तो आयरन की कोर चुंबकीय फ्लक्स को लो रिलक्टेंस का मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, ये आप लोग को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे हम उसकी परिभाषा में हमने देखा था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, और साथ में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की जगह हम क्या करते हैं, लगा देते हैं डीपी में, है ना, डीपी को किसी दो पोल में लगा देते हैं। वो इधर से आ रही करंट को क्या करता है, डीपी के माध्यम से स्टेप अप स्टेप डाउन करके दूसरे किसी खंबे में, किसी पोल में, किसी दूसरे डायरेक्शन में क्या करता है, वो भेज देता है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम ट्रांसफार्मर के अंदर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि प्राइमरी से जो है तो सेकेंडरी में क्या करता है, हमारा ट्रांसफार्मर जो है तो पावर को ट्रांसफर करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो परिभाषा है वो ये है कि किसी एक पोल से इधर से करंट आ रही है ना, ग्रिड से करंट आ रही है, किसी कॉलोनी में भेजना है तो हम क्या करेंगे, फीडर के माध्यम से हम उधर साइड फीड भेजेंगे करंट, और वहां पे ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि बीच में लगा रहेगा, इधर की आ रही सप्लाई को उधर क्या करेगा, भेज देगा। तो उसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एक सर्किट से अनदर सर्किट में, किसी एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजने का काम करता है बिना चेंज इन फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके, ट्रांसफार्मर के अंदर की, कि ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर को ट्रांसफर करता है। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आगे कि पावर ट्रांसफर करता है लेकिन ये पावर को चेंज नहीं करता है, लेकिन यह पावर को, है ना, पावर को चेंज नहीं करता है। मैं शुरू में ही बता दिया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर को ट्रांसफर तो करता है लेकिन वो पावर को चेंज नहीं करता है, आवृत्ति को चेंज नहीं करता है और कोर के फ्लक्स को चेंज नहीं करता है। ठीक है, वो एकदम सेम कांस्टेंट बनी हुई रहती है। पावर
को चेंज तो नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो कोर की फ्लक्स होती है उसको भी चेंज नहीं करता है, बिकॉज ऑफ जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, उसमें जो है तो कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसके कारण क्या होता है, वो फ्लक्स को जो है चेंज नहीं करता है, क्योंकि उसके जो है तो पावर फैक्टर जो होता है उसका वो लोड पर डिपेंड नहीं करता। हम ये कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है ट्रांसफार्मर का वो लोड पर निर्भर नहीं होता है, लोड पर निर्भर नहीं होता है। इस वजह से हमारी जो आवृत्ति होती है वो कांस्टेंट होती है, या हमारी कोर की फ्लक्स और हमारी पावर कांस्टेंट होती है। अगर पावर फैक्टर लोड पे चेंज होने लगे तो फिर हमारी जो चीजें होंगी सब चेंज होने लगेंगी, लेकिन ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसमें पावर फैक्टर जो होता है ट्रांसफार्मर का वो चेंज लोड पे निर्भर नहीं करता है। मतलब लोड के चेंज होने पर अगर आपके घर में 10 लाइट जल रही है, अभी आपने 10 में से क्या किया, 2 लाइट जलने दिया, 8 लाइट आपने बुझा दिया, बंद कर दिया, तो क्या होगा, पावर फैक्टर अच्छा हो जाना चाहिए क्योंकि आपने 10 इंस्ट्रूमेंट्स को हटा दिया, लेकिन उस पे पावर फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं होता, अर्थात लोड में परिवर्तन होने पर पावर फैक्टर चेंज नहीं करता है ट्रांसफार्मर। इसी वजह से हमारा जो पावर होती है, फ्रीक्वेंसी होती है और कोर की फ्लक्स होती है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये लाइन भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर यदि वोल्टेज को, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर यदि वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो उसी रेशियो में या उसी अनुपात में करंट को स्टेप डाउन, है ना, उसी अनुपात में करंट को डाउन भी करता है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट क्या होगा, कम होगा। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो वोल्टेज कम करेंगे तो करंट हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसी पे निर्भर करेगी हमारी कॉइल की थिकनेस, जो वाइंडिंग होगी ना उसकी मोटाई। तो क्या होगा, जब स्टेप अप होगा तो जो कॉइल होगी पतले तारों की बनी होगी, जब स्टेप डाउन होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कम होंगे और वो थिकनेस जो है तो ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा जो है तो मोटी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो स्टेप अप होगा तो वहां पे जो कॉइल की संख्या होगी वो ज्यादा भी होगी और पतली भी होगी। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, उसी अनुपात में क्या करता है, करंट को स्टेप डाउन भी करता है। ट्रांसफार्मर जो है इसी प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर पहले भी मैंने बता दिया है, ट्रांसफार्मर पावर फ्रीक्वेंसी और ट्रांसफार्मर पावर फ्रीक्वेंसी और कोर की फ्लक्स, है ना, लिख सकते हैं हम, कोर की फ्लक्स को चेंज नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है, नहीं करता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, आप लोग को ध्यान में रखना है। ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य सभी जानते हैं। ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो केवल और केवल किस में काम करती है, एसी पे काम करती है ना। ट्रांसफार्मर में अगर हम डीसी देंगे ट्रांसफार्मर की कॉइल जल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लक्स नहीं बनेगा, उसमें आवृत्ति नहीं है, करंट लगातार जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कॉइल गर्म होगी और शॉर्ट सर्किट होगी और ट्रांसफार्मर हमारा जल जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, कार्य नहीं करता है। डीसी सप्लाई देने पर
क्या होगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं। डीसी सप्लाई देने पर आउटपुट वोल्टेज शून्य होती है, क्योंकि इंडक्शन ही नहीं होगा, इंडक्शन केवल एसी में होता है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, शून्य होती है या हो जाती है ना। आउटपुट वोल्टेज शून्य होती है और प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है ना, जली जाएगी, शक्ति वाला काम ही नहीं है ना। क्या होगा, ट्रांसफार्मर में जब डीसी सप्लाई दोगे तो ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम ही नहीं करेगा। अगर तब भी आप डीसी सप्लाई दे रहे हो तो डीसी सप्लाई देने पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगी फ्रेंड्स, शून्य हो जाती है और प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। इस चीज को आप लोग को क्या करना है, नोट डाउन करना है। कुछ और पॉइंट्स बचे हैं फ्रेंड्स, है ना, 2-3 पॉइंट्स और हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग लिख लेते हैं, फिर आज की क्लास को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, जिसमें हम लोग देखेंगे डिटेल में। मैं आप लोग को बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उनके सारे प्रकार को लिख करके फिर हम किसी एक प्रकार को स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2-3 पॉइंट और बचे हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग सदैव केवीए में होती है, ये भी लिख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा, है ना, ये लिख सकते हैं, रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, केवीए में होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर, XMR मतलब ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब मैं अगर ये वर्ड यूज करूं तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि XMR मतलब ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर है ना, PF, क्योंकि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लोड पर निर्भर नहीं करता है, लोड पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हमेशा केवीए में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, हमेशा केवीए में लिखते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वो लोड पर निर्भर नहीं करता, लोड घटे बढ़े उससे ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही लिखते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर ऑपरेंट पावर लेवल को चेंज नहीं करता है। एक चीज और लिख लो, अब मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर ऑपरेंट पावर लेवल को चेंज, ठीक है, चेंज में GE लगा लेना कहीं भी अगर मिस्टेक हुआ हो तो, ठीक है, चेंज नहीं करता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, अगर कुछ लिखने में मिस्टेक हो तो आप लोग उसको सुधार लेना, मैं उसको पूरा पढ़ के सुनाता हूं आपको कि ट्रांसफार्मर ऑपरेंट पावर लेवल को चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग को उसको ध्यान में रखना है, चेंज नहीं करता है। लाइक हम यहां पे बात करें कि जो इनपुट होगा, जो इनपुट केवीए होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, आउटपुट केवीए के, आउटपुट केवीए के। मतलब इसमें क्या होगा कि ऑपरेंट पावर हमारी जो है तो सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई इनपुट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। दिस इज लास्ट पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्या कह रहा फ्रेंड्स कि
चुंबकीय फ्लक्स फाई इनपुट सप्लाई, जो हम सप्लाई दे रहे होते हैं, इनपुट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का जो क्लास है, आज क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। आपको ट्रांसफार्मर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। हमने बहुत सारी चीज़ें हमने देख लिया है, क्लास अच्छी खासी लंबी हो गई है। आप इस क्लास में अभी अगर लास्ट तक आपने वॉच किया है तो तहे दिल से आपका स्वागत, और हमारे इसी प्रकार से हमारे उत्साह को बढ़ाइए। और यदि हमें आप सपोर्ट करेंगे, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए इस प्रकार की क्लास पाने के लिए, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम भी नई नई क्लास लेकर के बहुत जल्दी आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक बार क्या करते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर को पूरा जो है तो कंक्लूड कर लेते हैं और फिर इस क्लास को फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रांसफार्मर जो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस यहाँ पे किया है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एक सर्किट से अनदर सर्किट में ट्रांसफर करती है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर जो होता है फ्रेंड्स, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन कोर जो यूज करते हैं, है ना, वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स उसके थिकनेस की, तो थिकनेस जो होता है ना, जो कोर की थिकनेस होती है वो हम 50 हर्ट्ज के लिए 0.35 रखते हैं, ठीक है। सॉरी, उसमें लेमिनेशन करते हैं, उसकी जो थिकनेस होती है कितनी होती है, 0.35 की रखी जाती है। पतले पतले कोर से मिलकर के हमारा ट्रांसफार्मर बना होता है। जिधर हम सप्लाई देते हैं उधर हमारा प्राइमरी होता है, जिधर हम सप्लाई जिधर हमको लोड में सप्लाई देना होता है वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में करंट देते हैं, करंट जाती है, फ्लक्स बनता है, फ्लक्स लिंक करके जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग में जब फ्लक्स कट करता है तो उसमें एक नया करंट वोल्टेज बनता है, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी में I2 और V2 प्राप्त हो जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, वो कभी भी पावर, फ्रीक्वेंसी और कोर की फ्लक्स को चेंज नहीं करता है। केवल क्या करता है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को स्टेप अप करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है बिना आवृत्ति चेंज किए। जब वो वोल्टेज को बढ़ाएगा तो उसी अनुपात में करंट को कम करता है। अगर हमारे वोल्टेज को कम कर रहा है, अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, जिस रेशियो में हमारा वोल्टेज कम होगा उसी रेशियो में हमारा करंट बढ़ेगा। डिपेंड करेगा फ्रेंड्स उसके सेकेंडरी नंबर ऑफ वाइंडिंग पर, कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ वाइंडिंग कितनी है, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है फ्रेंड्स तो स्टेप अप करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम है तो स्टेप डाउन करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, स्टेप अप करेगा, तो वहां पे तार पतली होगी, कुंडली जो होगी, वाइंडिंग जो होगी पतले तारों की बनी होगी। अगर वो स्टेप डाउन करेगा तो क्या होगा, उसले तारों की संख्याएं जो है तो ज्यादा होंगी, कम होंगी, और वो मोटी तार का जो है तो कुंडली की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ट्रांसफार्मर की जो इफिशिएंसी होती है फ्रेंड्स, वो याद रखना, ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% होती है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना आप लोग। फिर हमने बात किया फ्रेंड्स कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो आपस में दोनों विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती हैं, मतलब विद्युतीय रूप से इंसुलेटेड होती हैं, और चुंबकीय रूप से क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है, मतलब चुंबक से जुड़ी होती हैं, करंट से नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है। आयरन की कोर जो होती है, जो आयरन की कोर हम लोग बनाते हैं, जिस कोर को हम लोग बोलते हैं जिसमें हम वाइंडिंग करते हैं, वो कोर जो होती है आयरन की बनी होती है। उस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि वो आयरन जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, वो क्या करता है फ्रेंड्स कि लो रिलक्टेंस का मार्ग प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है आसानी से हमारी फ्लक्स प्राइमरी सेकेंडरी में प्रवाहित होती है। चूंकि हमारी जो फ्लक्स है ना वो प्राइमरी सेकेंडरी में जाती है, किसके माध्यम से, कोर के माध्यम से, कोर से प्रवाहित होकर के जाती है। तो कोर अगर अच्छा बना होगा, अच्छे मटेरियल का, जैसे सिलिकॉन स्टील का वगैरह का बना होगा, तो वहां फ्लक्स क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रवाहित होकर के सेकेंडरी में जाएगी, और जितनी ज्यादा फ्लक्स जाएगी और जितनी ज्यादा करंट फ्लक्स जाकर उसको कट करेगी, उतना ज्यादा वहां पे करंट वोल्टेज हमारा बनेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर को ट्रांसफर करता है, लेकिन पावर को चेंज कभी भी नहीं करता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है।
ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। डीसी सप्लाई देने पर वो क्या करेगा, आउटपुट वोल्टेज शून्य होती है और प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में लिखी जाती है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसकी चुंबकीय फ्लक्स फाई इनपुट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ट्रांसफार्मर की कोर चुंबकीय फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का मार्ग प्रोवाइड कराती है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग पावर ट्रांसफर करता है, लेकिन पावर को चेंज नहीं करता। ये सारी चीजें लिखी हुई है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आज क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके टाइप करके जरूर हमें बताना कि आज क्लास कैसी लगी। यदि मजा आया हो तो लाइक जरूर करना। और इस क्लास को हम लोग यही फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। कल से लेकर के आएंगे, कल ट्रांसफार्मर के नया लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और ट्रांसफार्मर जैसे मान लो मैं बता दूं आपको, ट्रांसफार्मर 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, कोर के आधार पर। फिर हम बात करेंगे स्टेप अप, सॉरी पहले होता है कोर के आधार पर। कोर के आधार पर जो होता है संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। वोल्टेज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। वाइंडिंग के आधार पर जो है तो फेज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। फिर जो है तो कूलिंग के आधार पर होते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, सीटीपीटी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगली क्लासों में मजा आने वाला है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। और जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल बीएचएल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे जो है तो नजर आएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मशीन में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। मशीन में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैंने ट्रांसफार्मर को स्टार्ट किया है। ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर मैंने पढ़ा दिया है। ट्रांसफार्मर जैसे फिनिश होगा, हम लोग जो है तो स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर। ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे एसी मशीन के पार्ट में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। यदि चैनल में आप पहली बार हैं तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल के संबंधित किसी भी वैकेंसी की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आओ हम अपने दोस्तों को भी इस चैनल को जरूर सजेस्ट करना। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहीं पे इस क्लास को फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।